हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट में पूछे जाने वाले नए पैटर्न पर आधारित कुछ प्रमुख टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें कि हम बात करेंगे विश्व में बोली जाने वाली भाषा परिवारों पर एक नज़र डालेंगे। और आप लोगों ने अगर यूजीसी नेट के पिछले वर्षों के पेपर्स को सॉल्व किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि विश्व के भाषा परिवारों से संबंधित दो चार सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना आखिरी समय में इन भाषा परिवारों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि विश्व में कुल कितनी भाषा परिवार हैं और कहाँ कहाँ उनका प्रचलन है। तो देखा जाए तो विश्व में बोली जाने वाली करीब 7,000 भाषाओं को कम से कम 10 परिवारों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर आपको फैक्चुअल तरीके से ध्यान में रखना है कि 7,000 भाषाओं का यूज लगभग पूरे दुनिया में होता है और इनको कुल 10 परिवारों में बांटा गया है। और यहाँ पर हम उन 10 परिवारों में से कुल 5 परिवारों पर ही चर्चा करेंगे। आप यहाँ पर विश्व का मैप देख रहे होंगे, मानचित्र देख रहे होंगे और इसको कलरफुल किया गया है वो भाषा परिवार के हिसाब से ही। तो देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार, ठीक है। आज इसका कलर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हल्का सा अ, धानी रंग का है या फिर उसको ग्रीन कहा जा सकता है। तो जितना यहाँ पर आप देख रहे हैं कलर है, भारत का हो गया, यूरोप का हो गया, जितना है ये भाषा परिवार सबसे बड़ा माना जाता है, जिस पे कि हम आगे बात करेंगे। बस आपको ध्यान में रखना है मैप के हिसाब से कि जो जिस कलर का है वहां पर वो भाषा परिवार है। तो पहले नंबर पर है भारत यूरोपीय भाषा परिवार, दूसरे नंबर पर चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो आप देख रहे हैं कि चीनी तिब्बती भाषा परिवार यहाँ पर का जिक्र है। तीसरा है सामी हामी भाषा परिवार या फिर अफ्रीकी एशियाई भाषा परिवार। तो इसका कलर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एरिया जो है ये सामी हामी भाषा परिवार से संबंधित है। और अभी हाल फिलहाल में आपने एक गाना सुना होगा, पुष्पा फिल्म का है मेरे सामी। तो वो वाला सामी यहाँ पर नहीं है, बल्कि सामी हामी भाषा परिवार एक यूनिक टाइप का आपको नाम लग रहा होगा। तो इसलिए तो ध्यान में रखना है कि ये परिवार कहाँ पर यूज होता है, कौन सी भाषा परिवार किस देश से संबंधित है, किस एरिया से। चौथा है द्रविड़ भाषा परिवार। तो द्रविड़ भाषा परिवार आपके दिमाग में तुरंत आ गया हो कि भारत से जुड़ा हुआ है। नीचे में जो दक्षिण भारत है उस एरिया में ये भाषा परिवार का यूज होता है। इसके बाद यूराल अतलाई कुल एक और भाषा परिवार है। यूराल पर्वत का नाम आपने सुना होगा। तो लगभग इस एरिया के आसपास में जो ये सब भाषा परिवार हैं ये ये सब यूराल अतलाई कुल के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं जो कि बदलते हुए पैटर्न में हमारे लिए जरूरी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि भारत यूरोपीय भाषा परिवार, जिसको कि भारोपीय भाषा परिवार भी कहा जाता है और इसको हिंद यूरोपीय भाषा परिवार भी कहते हैं। अंग्रेजी में इंडो यूरोपियन फैमिली नाम से इसको जाना जाता है। तो आप देख रहे हैं कि इसके 3 नामों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। इन तीनों नामों को अपने दिमाग में बिल्कुल ध्यान में रखिए, बल्कि अंग्रेजी को मिला लें तो 4 नाम है। पहले भारत जो भाषा परिवार पर मैं बात कर रहा हूँ उसको भारत यूरोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार, इंडो यूरोपियन फैमिली या हिंद यूरोपीय भाषा परिवार के नाम से जानते हैं। यह यह समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए कि विश्व में कुल 10 भाषा परिवार तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा समूह किस परिवार का है, तो वो है भारत यूरोपीय परिवार का। तो यह समूह भाषाओं के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है। इस समूह से अंग्रेजी, रूसी, फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली आदि संबंध रखती हैं। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भारोपीय परिवार से। इसी तरह से रूसी, फारसी पूछा जा सकता है किस भाषा परिवार से है। हिंदी, जिसका कि हम अध्ययन ही करते हैं, इसका संबंध किस भाषा परिवार से है। इसके अलावा पंजाबी, जर्मन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका भी संबंध है भारत यूरोपीय परिवार से, और नेपाली का। तो उम्मीद है कि जितनी भी भाषाओं का नाम यहाँ पर दिया गया है वो सारे आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। और जैसे ही
प्रश्न आएगा कि किस भाषा का संबंध किस परिवार से, तो तुरंत आप उसको सॉल्व कर देंगे। आगे बात करें तो भारोपी परिवार, इसे भारोपी परिवार भी कहा जाता है। विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोग यानी कि 45% के आसपास में भारोपीय भाषा बोलते हैं। जैसा कि शुरू में ही ये बता दिया गया कि ये सबसे बड़ा परिवार है भाषा के दृष्टिकोण से, तो लगभग 45% लोग इसको बोलते हैं। संस्कृत, ग्रीक और लातिनी जैसी शास्त्रीय भाषाओं का संबंध भी इसी समूह से है। हमने ऊपर कुछ भाषाओं के बारे में बात किया, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि संस्कृत, ग्रीक जिसको कि यूनानी भाषा भी कहा जा सकता है, और लातिनी यानी लैटिन भाषा जो है, इसके जो शास्त्रीय रूप हैं यानी कि ये शास्त्रीय भाषाएं भारोपीय परिवार से जुड़ी हुई हैं, तो आप इनको इसी में जोड़ सकते हैं दूसरे पॉइंट में। ठीक है, तो अपना नोट्स बनाते हुए इसको ध्यान में रखें। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि का संबंध तो भारोपी परिवार से है, लेकिन अरबी एक बिल्कुल विभिन्न परिवार से संबंध रखती है। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हल किए होंगे तो उसमें पूछा गया होगा कि अरबी किस भाषा परिवार से रिलेटेड है या फिर भारोपीय भाषा परिवार में नहीं है। तो अरबी यहाँ पर इसको एकदम से आपको नोट करके रखना है। आपने देखा कि तमाम भाषाओं के बारे में बातचीत की गई, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अरबी भाषा है और वो अलग परिवार से संबंध रखती है। अब किससे रखती है उस पर हम आगे बात करेंगे। अगर देखा जाए तो भारोपीय परिवार की प्राचीन भाषाएं श्लिष्ट योगात्मक थी। इस समूह को पहले आर्य परिवार भी कहा जाता था। तो जिस आर्य भाषा के बारे में हम चर्चा करते हैं कि प्राचीन, मध्य, आधुनिक, उसका संबंध भी भारोपीय परिवार यानी कि हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से है। तो पहला ये जो भाषा परिवार जिस पर हमने चर्चा किया वो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से किन किन पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट था आपने यहाँ पर समझ लिया होगा कि सबसे बड़ा भाषा परिवार है। अंग्रेजी, रूसी, फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं और इसको आर्य परिवार भी कहा जाता है। और ये क्या है, श्लिष्ट योगात्मक है। तो बिल्कुल ये महत्वपूर्ण चीजों को आप ध्यान में रख लिए होंगे। आगे चर्चा करते हैं चीनी तिब्बती भाषा परिवार के ऊपर, जिसको द सीनो टाइबेन फैमिली भी कहा जाता है। विश्व में जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ी भाषा मंदारिन है, जो कि इसी परिवार से संबंध रखती है। अगर परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाए कि मंदारिन का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो आपका आंसर होगा चीनी तिब्बती भाषा परिवार से। चीन तिब्बत में बोली जाने वाली कई भाषाओं के अलावा बर्मी भाषा भी इसी परिवार के अंतर्गत आती है। बर्मी यानी कि म्यांमार का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, और वहाँ की जो भाषा बोली जाती है उसका भी संबंध चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है। यानी कि आप देख रहे हैं कि पहला मंदारिन हो गया, दूसरा बर्मी भाषा परिवार का संबंध भी चीनी तिब्बती भाषा परिवार से है। इसका कारण है कि इनकी स्वर लहरी एक ही है, यानी कि जो उच्चारण है जिसको कि प्रोनाउंसिएशन कहते हैं वो क्या है, एक ही है। एक ही शब्द अगर ऊंचे या नीचे स्वर में बोला जाए तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। यानी कि इसकी स्वर लहरी तो एक ही है, लेकिन अगर किसी शब्द को ऊंचे स्वर में बोला जाए या फिर नीचे स्वर में बोला जाए तो उस शब्द का अर्थ क्या होता है, बदल जाता है। अब उदाहरण के लिए मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं जो है अच्छा, समझने के लिए केवल है, ठीक है। अच्छा शब्द को हम कई तरीके से बोलते हैं और इसका अलग अलग ढंग से अर्थ निकलता है। जैसे जब हम आश्चर्यचकित होते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा, तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाता है। और बोलते हैं कि थोड़ा सा कोई चीज होता है, हम सहमति देते हैं तो बोलते हैं कि अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि शब्द तो एक ही है, लेकिन जब स्वर को ऊंचा या नीचा किया जा रहा है तो उसका अर्थ क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। आगे बात करें तो चीनी तिब्बती भाषा परिवार को नाग भाषा परिवार भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर पूछ लिया जाए कि नाग भाषा परिवार किस भाषा परिवार का दूसरा नाम है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि नाग भाषा परिवार चीनी तिब्बती भाषा परिवार को कहा जाता है। इसे एकाक्षर परिवार भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एकाक्षर परिवार, नाग भाषा परिवार। इसका कारण है कि इसके मूल शब्द प्रायः एकाक्षर होते हैं, ठीक है, चित्रात्मक रूप में होते हैं एकाक्षर। आपने चाइनीज लैंग्वेज को देखा होगा तो उसका थोड़ा सा अलग स्क्रिप्ट है। अगर भारत की बात करें या फिर विश्व की बात करें कि कहाँ कहाँ ये बोली जाती है, इस भाषा परिवार में कौन कौन सी एरिया आती हैं, तो आप देखेंगे इसका कुछ एरिया कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, नेपाल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड,
मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यानी कि हम देखें तो उत्तर भारत का कुछ इलाका, ठीक है, फिर पूर्वोत्तर भारत का जो कुछ इलाका है वो चीनी तिब्बती भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। उसका कारण है कि आप देखेंगे कि ये जो इलाका है, ठीक है, अगर हम भारत के मैप को देखें तो ये जो इलाका है, ठीक है, वो चीनी तिब्बती एरिया का ये सब इलाका मिला हुआ है, ठीक है ना, ये सब, तो उसका प्रभाव कहीं न कहीं दिखाई पड़ता है। जैसा कि मैंने एक वीडियो लेक्चर में आपको बताया कि जो भाषा होती है, उसका जो संबंध होता है ये पुष्पगुच्छ की तरह होता है, पुष्पमाला की तरह होता है, एक-दूसरे से जुड़ा रहता है। तो उम्मीद है कि चीनी तिब्बती भाषा परिवार से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे कि इसमें मंदारिन भाषा आती है, बर्मी भाषा आती है, इसे नाग भाषा कहा जाता है, एक अक्षर परिवार के नाम से भी जाना जाता है, और कौन-कौन से एरिया हैं जहाँ पर इस भाषा परिवार का संबंध है। आगे बात करते हैं सामी हामी भाषा परिवार या अफ्रीकी एशियाई भाषा परिवार के बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट ये भाषा परिवार है, इससे रिलेटेड पिछली बार एक बार एग्जाम में आया हुआ था। बात करते हैं तो इसकी प्रमुख भाषाओं में आरामी, असेरी, सुमेरी, अक्कादी और कनानी आदि आती हैं। हालांकि इस समूह की मुख्य भाषाएं अरबी और इब्रानी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अगर परीक्षा में पूछा जाएगा कि अरबी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, तो उसका जवाब होगा सामी हामी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। इस वीडियो लेक्चर के बनाने का एक उद्देश्य ये भी था कि आप क्लियर कट अपने दिमाग में रख लें कि कौन सी भाषा किस परिवार से जुड़ी हुई है। उसमें अरबी को आप एकदम से नोट करके रखिए कि ये भारोपी परिवार से संबंधित नहीं है, बल्कि सामी हामी भाषा परिवार से रिलेटेड है। ठीक है, इन भाषाओं में मुख्यतः 3 धातु अक्षर होते हैं और बीच में स्वर घुसाकर इनसे क्रिया और संज्ञाएं बनाई जाती हैं। इनको अंतर्मुखी श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं भी कहा जाता है। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि अरबी और इब्रानी का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो उसका जवाब होगा सामी हामी भाषा परिवार। आगे बात करें द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार का नाम आते ही हमारे दिमाग में राहुल द्रविड़ का नाम आ गया होगा, और वो किस एरिया से जुड़े हुए हैं वो भी आपके दिमाग में आ गया होगा। कुछ तो आप क्रिकेट या किसी खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी को जोड़कर भी उस एरिया के बारे में जान सकते हैं। तो द्रविड़ भाषा परिवार यानी कि ऐसी भाषा परिवार जो भारत के दक्षिणी प्रदेशों में बोली जाती है, लेकिन उनका उत्तरी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो भारत का जो मैप है, मैप को आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम भाषा पर विज्ञान पढ़ते हैं तो बिना मैप को जाने हम ठीक से इसको नहीं जान पाते। तो ये उत्तरी भारत हो गया, ठीक है, नॉर्थ, और ये क्या हो गया, साउथ का हो गया। तो द्रविड़ भाषा परिवार का संबंध साउथ से है, और कहा जा रहा है कि इसका संबंध उत्तरी क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा से नहीं है। यानी कि उर्दू या हिंदी का अंग्रेजी या जर्मन से संबंध तो हो सकता है। आपने देखा ऊपर कि हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन एक ही भाषा परिवार से संबंधित है, जो कि है भारोपी परिवार। लेकिन मलयालम से इनका संबंध नहीं हो सकता है, क्योंकि मलयालम का संबंध किससे है, द्रविड़ भाषा परिवार से है। तो ये अंतर जानना आपके लिए जरूरी था। दक्षिणी भारत और श्रीलंका में द्रविड़ी समूह की कुल 26 भाषाएं बोली जाती हैं। इस भाषा परिवार की प्रमुख भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ है। यहाँ पर तो हम केवल 4 का ही उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुल 26 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें सिंहली को भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो दक्षिण भारत में दक्षिण भाषा परिवार का संबंध है, इसके अंतर्गत तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ को शामिल किया जाता है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। ये अंतः अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं हैं। आपने पीछे के भाषा परिवारों में देखा तो उसमें श्लिष्ट योगात्मक भाषाएं थी, लेकिन ये क्या है, अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं। ठीक है, अब ये श्लिष्ट अश्लिष्ट योगात्मक भाषाएं क्या है, इसको आप जानने के लिए हमने जो आर्य भाषा परिवार के बारे में चर्चा की है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, उसमें इसके बारे में मैंने बताया है। समय निकालकर उन वीडियोज को भी देखिए। तो आपके दिमाग में अब आ गया होगा कि द्रविड़ भाषा परिवार क्या है, कहाँ बोली जाती है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषा या फिर बोली शामिल है, और उसकी प्रकृति कैसी है। आगे बात करें तो यूराल अतलाई भाषा परिवार जो है वो क्या है, प्रमुख भाषाओं के आधार पर इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे तुरानी, सीदियन, होनी तात्रिक और
तुर्क मंगोल मंचू कुल। तो यूराल का आप नाम ध्यान में रखिए, यूराल अतलाई परिवार का कई नाम है, तुरानी, सीदियन, होनी तात्रिक, तुर्क, मंगोल, मंचू। ठीक है, इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत है, किंतु मुख्यतः साइबेरिया, मंचूरिया और मंगोलिया में है। ठीक है, ये एरिया का नाम आप अपने दिमाग में मानचित्र के हिसाब से ध्यान में रखें। अगर इसकी प्रमुख भाषाओं के बारे में बात करें तो तुर्की या तातरी, किर्गिज, मंगोली और मंचू है, जिसमें सर्वप्रमुख जो भाषा है वो है तुर्की। तो आपने देखा इस पूरे लेक्चर के माध्यम से कि अरबी भाषा परिवार जो है वो सामी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तुर्की आप देख रहे हैं कि उसका संबंध किससे हो गया है, यूराल से हो गया है। और इसके अलावा आपने देखा फारसी, ये ऐसी भाषाएं हैं जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं परीक्षाओं में और भाषा परिवार से भी अलग अलग जुड़ी हुई। फारसी का संबंध आपने देखा कि भारोपी परिवार से था। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में नोटबुक में रख लीजिए कि कौन सी भाषा किस एरिया से जुड़ी हुई है, किस परिवार से जुड़ी हुई है। तो तुर्की अगर पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में भारोपी है या फिर एशियाई भाषा परिवार, ये सब नहीं आएगा, बल्कि यूराल अतलाई परिवार से जुड़ी हुई है। अगर देखा जाए साहित्यिक भाषा के रूप में तो उस्मानली है। तुर्की पर अरबी और फारसी का बहुत अधिक प्रभाव था, लेकिन आजकल इसका शब्द समूह बहुत कुछ अपना है। हालांकि तुर्की भाषा पर अरबी और फारसी का प्रभाव, जैसा कि मैंने यहाँ पर जिक्र किया कि एक दूसरे से गुथी हुई ये सब भाषाएं। ठीक है, लेकिन अब क्या है, तुर्की के भी शब्द समूह अपने हो गए। ध्वनि और शब्दावली की दृष्टि से स्कूल की यूरार और अल्ताई भाषाएं एक दूसरे से काफी भिन्न है। तो मोटे तौर पर हमने यूराल अतलाई परिवार के बारे में जानने की कोशिश की कि इसके कौन कौन से नाम हैं और इसमें कौन कौन सी शामिल भाषाएं हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हमने कुल प्रमुख भाषा परिवारों के ऊपर चर्चा की और उसके बारे में हमने तथ्यात्मक रूप से जानने की कोशिश की कि अगर इससे 2-3 सवाल भी आ जाएं तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में एक एक सवाल अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है और एक एक उत्तर अगर सही हो जाता है तो फिर आप कई गुना लोगों से आगे निकल जाते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने वीडियो लेक्चर बनाया था। कमेंट्स कर जरूर बताएं कि आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।